Morning everyone, my name is Manoj Kumar Sani and welcome back to Paragon Online Study Center. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हमारे मैटर की फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, और हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में हमने देखा, और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा कि जो मैटर है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो आज की हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, नाम से पता पड़ रहा। फिजिकल का मतलब क्या होता है, भौतिक, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे की सारी प्रॉपर्टीज हमारी किसके अंदर आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे कि हम उसका कलर मान सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो किसी भी मैटर का कलर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मैटर का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ये सारा का सारा हमारा किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं ऑर्डर वगैरह देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम किसी भी मैटर का ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर का मतलब उसकी गंध कैसी है, तो उसमें से खुशबू आ रही है या फिर स्मेल, अच्छी स्मेल आ रही है या खराब स्मेल आ रही है। ठीक है, वो हमारा किसके अंदर आता है, ऑर्डर के अंदर आता है। ठीक है, फिर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है, केमिकल रिएक्टिविटी कैसे, मतलब कोई भी मैटर किसी दूसरे चीज़ के साथ में रिएक्ट होता है तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, किस तरह की होगी। ठीक है, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी में मेनली हम देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, कुछ एक्सोथर्मिक होती है और कुछ होती है हमारे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर क्या होती है, हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर एनवायरनमेंट के अंदर, सराउंडिंग के अंदर उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जब भी कोई रिएक्शन हो और एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन हो और एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट क्या होती है, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट को क्या किया जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बाद। ठीक है, और एक्सोथर्मिक में जो रिएक्शन होती है तो क्या हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मैटर है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मैटर है वो एसिड और बेसिस के साथ में उसकी क्या रिएक्टिविटी है, वो किस तरह से एसिड और बेसिस के साथ में रिएक्ट करता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी विथ एसिड्स एंड बेसिस, उसकी एसिड्स और बेसिस के साथ में क्या रिएक्टिविटी होगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में वापस आ जाते हैं। इसमें हमने क्या देखा, कलर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा इसकी वॉल्यूम भी एक फिजिकल पैरामीटर है। ठीक है, डेंसिटी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या है, एक फिजिकल पैरामीटर है। ठीक है, तो लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या एक फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं किसके, किसी भी मैटर के। तो हम वो लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पता कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पता कर सकते हैं। तो ये सब का सब हमारा किसके अंदर आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। और ऑर्डर, केमिकल रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी विद
एसिड्स एंड बेसिस, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी हमारी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नया हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो लिखिए नई हेडिंग लिखिए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किस तरह से मेजर करेंगे बताओ। ठीक है, अब देखो जो मैटर होता है ना, मैटर की क्वांटिटिव प्रॉपर्टीज बताने के लिए, उसके क्वांटिटिव मेजरमेंट बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और उस साइंटिफिक मेजरमेंट के अंदर हम किसी भी मैटर की लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, उसकी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, उसकी कलर क्या होगी, ये सारे के सारे हम किसके अंदर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है और उसका हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए the quantitative measurement of properties, quantitative measurement of properties requires quantitative measurement of properties requires quantitative measurement of properties required scientific approaches to measure the physical properties of any मैटर। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि उसका वॉल्यूम, डेंसिटी, लेंथ, एरिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की क्वांटिटिव मेजरमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि क्वांटिटिव मेजरमेंट क्या होता है, तो क्वांटिटिव मेजरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी मैटर की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको मेजर करते हैं, जैसे उसकी वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी हो गई, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और इनके जो क्वांटिटिव मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, उसको मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, ठीक है। और इन्हीं को इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए इन्हीं को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, क्वांटिफाइड होते हैं, क्वांटिटिव होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, दीज आर क्वांटिटिव इन नेचर, ये क्या होता है, क्वांटिटिव होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें हम देखेंगे, अब देखो इनके मेजरमेंट के लिए ना एक ऐसा ही सिस्टम तैयार किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो आगे आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं वेट को किस तरह से मेजर किया जाता है, लेंथ को किस तरह से मेजर किया जाता है, किस यूनिट्स के अंदर मेजर किया जाता है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स को हम बोल सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स,
ठीक है। तो ये है हमारा एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वेट है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, किस किस यूनिट्स के अंदर मेजर किया जाता है। लेंथ है, लेंथ को किस किस यूनिट में मेजर किया जाता है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, जो वेट है, वेट को हम किलोग्राम में भी मेजर करते हैं और पाउंड्स के अंदर भी मेजर करते हैं। ठीक है, जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस है, इसको हम मीटर के अंदर भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, यार्ड्स के अंदर भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, माइल्स के अंदर भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, और जो एरिया है हमारा, एरिया को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, हेक्टेयर्स के अंदर भी मेजर करते हैं, एकर्स, एकर्स के अंदर भी मेजर करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट्स है। तो मेनली जो एसआई यूनिट्स है वो हमारी वेट और लेंथ के लिए होती है। ये हम लेंथ को मीटर, यार्ड्स, माइल्स, फुरलॉन्ग्स में भी करते हैं, फुरलॉन्ग्स में भी हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे क्या एसआई यूनिट्स है वेट और लेंथ के लिए। ठीक है, वेट के लिए हमारे किलोग्राम और पाउंड्स में हम मेजर करते हैं। अब बात करते हैं हम कि देखो कुछ ऐसी बेसिक यूनिट्स होती हैं जो हमारी एसआई सिस्टम में दी गई है। ठीक है, वो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। तो वो देखते हैं क्या क्या होती है, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो जो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं आप लिख सकते हैं, देयर आर 7 बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स। ठीक है, कितनी बेस यूनिट्स है, 7 बेस यूनिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है हमारे पास में। बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, फिर उसका सिंबल क्या है, सिंबल क्या है इसका, सिंबल फॉर क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी सिंबल क्या है। फिर हम देखेंगे कि नेम क्या है एसआई यूनिट का, नेम ऑफ द एसआई यूनिट। फिर बात करेंगे हम सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट का क्या सिंबल है। तो सबसे पहले मैं नाम लिख लेते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है हमारे पास में, वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बेस फिजिकल यूनिट्स हमारे पास में क्या क्या होंगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में, सबसे पहले आती है हमारे पास में लेंथ, लेंथ, फिर आता है हमारे पास में मास, फिर आता है हमारे पास में टाइम, टाइम, टाइम के बाद आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद में आता है हमारे पास में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिर आता है हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर आता है हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास में 7 यूनिट्स हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो लेंथ है, लेंथ की जो सिंबल है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ है, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एल से, किससे, स्मॉल एल से। मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल स्मॉल टी से, किससे, स्मॉल टी से। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल टी से। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, आई से, किससे, आई से। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मोल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल। मोल क्या होता है, एन। इसको, इसका जो सिंबल है वो हमारे पास में स्मॉल एन। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई वी। ये हमारी क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब नेम ऑफ एसआई यूनिट लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट का नाम क्या है, वो है हमारे पास में मीटर,
मीटर, ठीक है। मास की ऐसा यूनिट हमारे पास में क्या है, किलोग्राम, ठीक है। टाइम की हमारे पास में ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास में एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की होती है हमारे पास में केल्विन, केल्विन होती है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको हम बोलते हैं मोल, क्या बोलते हैं, मोल, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम बोलते हैं कैंडेला, क्या बोलते हैं, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। अब इनके सिंबल क्या है, ठीक है। तो मीटर के लिए जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास में स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए होता है केजी, सेकेंड्स के लिए होता है एस, एम्पियर के लिए होता है कैपिटल ए, केल्विन के लिए होता है डिग्री केल्विन, ठीक है। मोल के लिए होता है हमारे पास में एम ओ एल, और कैंडेला के लिए होता है सी डी। ये हमारा क्या है, ऐसा यूनिट्स के सिंबल्स हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कीजिए, टेबल बनाइए और इसको नोट डाउन कीजिए। आपकी नोटबुक के अंदर ये होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है ऑफलाइन क्लासेस में उसके आगे से ही पढ़ाया जाएगा। वापस से सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन करेंगे, एकदम फास्टली रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा मैं, सिर्फ रिविज़न करवाऊँगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मैं इसको शायद ये कैमरे की फ्रेम में आ रही है ना, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको। तो 7th है, ये है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसे आई वी से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसका नाम है हमारे पास में कैंडेला, ठीक है। और कैंडेला का जो एसआई यूनिट का जो सिंबल है वो हमारे पास में क्या है, सी और डी, सी डी, ठीक है। तो ये हमारे पास में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है पिछले 2-3 लेक्चर्स में, वो हम उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए क्वेश्चंस को, मैं एक बार इसको रख कर देता हूँ। ये थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। आप जब वीडियो देख रहे हो तब आप इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में सोल्व कीजिए और बताइए कि क्या आंसर्स होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, according to physical states at room temperature and pressure, at room temperature and pressure। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, आपको आंसर्स बताने कि कौन सा रूम टेम्परेचर के ऊपर एक फिजिकल स्टेट है, ठीक है। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन ए है, हमारे पास में सॉलिड, ऑप्शन बी है हमारे पास में लिक्विड, ऑप्शन सी है हमारे पास में गैस, और ऑप्शन डी है हमारे पास में ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो एक बार आप अपने मन में इसको सोल्व पता कीजिए कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कौन सा फिजिकल स्टेट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था फिजिकल स्टेट में, हमने क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल स्टेट का, तो 3 कैटेगरीज में किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, हमारा एक्सप्लेनेशन में मैं डाल देता हूँ अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, फिजिकल
according to the physical state at room temperature and pressure, at room temperature and at room temperature and at room temperature and pressure, the matter is present in state, the matter is the matter can be exist in solid, लिक्विड और गैस, यानी कि इन तीनों में से किसी में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और ये तीनों की तीनों किसी भी मैटर की क्या हो सकती है, फिजिकल स्टेट हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, हमको टाइप कंपाउंड का टाइप बताना दिए गए ऑप्शंस में से देखें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा है बोथ 1 and 2 नन ऑफ दीज। ठीक है, जो सीधा है हमारे पास में जो कंपाउंड्स होते हैं, टाइप्स के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जो होते हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, जो क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिसको जैसे मेटल वगैरह हो गए, ये सारे के सारे इनसे जो कंपाउंड बनते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन बी है हमारे पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन सी है हमारे पास में बोथ 1 and both ए एंड सी ऑप्शन। ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दिस, एंड और ए नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि दिए गए ऑप्शंस में से हमारा कंपाउंड्स का टाइप कौन सा है। तो दो तरह के टाइप्स होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है और एक हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमारा क्या एक तरह का कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमारा क्या है, कंपाउंड का एक टाइप है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या है, दोनों सही है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे तो सी ऑप्शन में दिया गया है कि ए और बी दोनों क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो हम बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा कि बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स के दो टाइप है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मिक्सचर इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। देखो मैंने सॉल्यूशन किसी भी कोई भी मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन होगा, चाहे वो हेटेरोजीनियस हो चाहे वो होमोजीनियस हो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, हमको ऑप्शन में दिए गए हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ दिस। तो मिक्सचर है, मिक्सचर हमारे होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is a homogeneous mixture। ठीक है, which of the following is a homogeneous mixture। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ऑप्शंस है हमारे पास में, which of the following is a homogeneous mixture। तो ऑप्शंस है हमारे पास में, ऑप्शन है हमारे में वाटर एंड एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल। बी ऑप्शन है हमारे पास में वाटर एंड सैंड,
वाटर एंड सैंड। सी ऑप्शन है हमारे पास में वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारे पास में नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो इसने पूछा क्या, हमारे हमसे पूछा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ये वो मिक्सचर होता है जिसमें सभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा नहीं। वाटर एंड ऑयल का देखते हैं। वाटर एंड ऑयल में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी हम वाटर एंड ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी देर बाद में वाटर और ऑयल की अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। तो ये भी हमारा क्या नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। वाटर एंड सैंड, जब पानी और मिट्टी को हम मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, तो हमारा ये भी सैंड होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। फिर बात करते हैं वाटर एंड अल्कोहल की, ठीक है। जो वाटर एंड अल्कोहल है, ये जब इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो पानी में ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमारा आंसर क्या होगा, वाटर एंड अल्कोहल इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन, ठीक है। अगला है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is a solution, या फिर which of the following is called as solution, ठीक है। किसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, पहला ऑप्शन होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताइए, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास में हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है हमारे पास में नन ऑफ दिस, ठीक है। जो सॉल्यूशन है मैंने क्या बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर दोनों ही क्या होता है, सॉल्यूशन है। अब भले वो उसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो ना हो, हेटेरोजीनियस के अंदर तो इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो, तो भी ये क्या रहेंगे, सॉल्यूशन ही रहेंगे। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो क्या सही, कौन सा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस दोनों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। तो पूरा क्वेश्चन लिखिए और नोट डाउन कीजिए इसको। फिर हमारा अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा होगा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, इज ए, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमको पता करना है कि इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंदर कंपाउंड कौन से हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमको दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है हमको ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन हमको दिया गया है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। फिर हमको दिया गया है सीमेंट, फिर हमको दिया गया है मार्बल, क्या दिया गया, मार्बल, ठीक है। तो इनमें से बताना कंपाउंड क्या है, ठीक है। कंपाउंड के लिए मैंने क्या बताया था, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट तो हमारा प्योर कार्बन है, तो ये तो हमारा कंपाउंड में आएगा नहीं। प्रोड्यूसर गैस है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है हमारी, ये भी हमारे इसके साथ में भी हमारी जो मीथेन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसी की कैटेगरी में आ जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना। तो प्रोड्यूसर गैस भी हमारा कंपाउंड नहीं है। सीमेंट हमारा एक तरह का क्या है, मिक्सचर है, तो इसको भी हम कंपाउंड की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं मार्बल की। मार्बल को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक कंपाउंड है, क्यों है, इसका फॉर्मूला हमारे पास में, फॉर्मूला है इसका CO3, ये इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्या हमारे पास में एलिमेंट्स है वो कंबाइन हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोले हैं, कंपाउंड
बोलेंगे। तो यहाँ पे मार्बल हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो मार्बल यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। लास्ट क्लास है हमारा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है। तो ए प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है 6th क्वेश्चन। ए प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास में एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में एन एलिमेंट और कंपाउंड, एन एलिमेंट और कंपाउंड, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने कि प्योर सब्सटेंसेस कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स भी आते हैं और कंपाउंड्स भी आते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा एलिमेंट भी सही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड्स भी आते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड भी हमारा सही है। फिर बात करते हैं, अब इसमें भी क्या अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस हमारा एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के अंदर हमको दोनों चीज़ दी गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एन एलिमेंट और कंपाउंड हमारे क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस जो है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस can either be element और compound। ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया। आज हमने कुछ क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस देखे। ठीक है, हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, वो सब हमने यहाँ पे देखा। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स के बारे में, जो हम मेजरमेंट में काम में लेते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डेल्टन्स थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, किस तरह से क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सारे के सारे अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। ठीक है, जैसे कि अभी जो चैप्टर चल रहा है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, और हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक, ये हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री का क्या फाउंडेशन है, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। इनके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। तो और मेन चीज़ ये है कि जो केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये तीनों तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम जेट का पेपर देते हैं, पुराना पिछले 10 साल के कोई भी जेट के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, उसमें आपको देखना एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और पीरियोडिक टेबल में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं 4, 4, 8, 3, 11 मार्क्स के हमारे पास में क्वेश्चंस इन्हीं 3 चैप्टर से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखो कितने हो गए, 44 मार्क्स के हो गए। तो 44 मार्क्स हम यहाँ से अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स आपको आपके फाइनल एग्जाम्स में भी काम में आएंगे। जब आप जेट और ICAR के एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भी पढ़ने में, रिवाइज करने में, फटाफट रिवाइज करने में काम में आएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज जो हमने पढ़ा वो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को कोविड से बचा के रखिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। और
जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पैरागॉन स्टडी ऑनलाइन स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।